नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के करोड़ों लोगों की पेंशन और रिटायरमेंट की बचत का निवेश करने वाले पेंशन फंड्स को अब आरबीआई जो है बड़ी राहत देने की तैयारी में है। दरअसल आरबीआई ने एक ऐसा बड़ा प्रस्ताव पेश किया है जो पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड के लिए निवेश का रास्ता जो है पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकता है। आखिर क्या है आरबीआई का ये नया प्लान, किसे मिलेगा इसका फायदा और क्या बदलने वाला है? आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले आरबीआई के नए प्रस्ताव को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड के लिए क्या नया नियम बनाया है, इस मामले को डिकोड करेंगे और अंतिम में 5G से कमाई क्यों नहीं हो पा रही टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, इस बात को भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरू। बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। असल में आरबीआई ने एक ऐसा बड़ा प्रस्ताव पेश किया है जो पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स के लिए निवेश का जो है रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना सकता है। अब सबसे पहले पूरा मामला समझिए। देखिए, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर यानी निवेशक किसी बैंक में 5% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो उसे आरबीआई से मंजूरी यानी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अभी तक नियम ये था कि अगर किसी निवेशक की जो हिस्सेदारी बाद में 5% से नीचे आ जाती है या फिर दोबारा 5% या उसके ऊपर पहुंचती है तो उसे फिर से आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी एक ही बैंक में बार बार निवेश करने पर हर बार अप्रूवल की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मामला है थोड़ा अप्रूवल का, टेक्निकल चीज़ लग रही है, आपको जटिलता लग रही होगी। प्रवीण सर का रुख करेंगे। ओवर टू यू सर, क्या है ये खबर? नहीं, जैसा आपने बताया, बैंकों में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अगर साधारण सामान्य भाषा में इस बात को समझा जाए तो बैंकों में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं, जिसमें पेंशन फंड आते हैं जी, जो लंबा चौड़ा पैसा बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक बड़ा रास्ता विशाल खोल दिया है। एक जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आरबीआई लेकर आया है, जो प्रपोज किया गया है, उसके हिसाब से जो मेजर शेयर होल्डिंग के जो रूल्स हैं उसको आरबीआई ने दरअसल उसमें संशोधन किया है या एक बड़ा बदलाव किया है। अब बैंकों के पास या आपके पेंशन फंड्स हो गए या आपके इंश्योरेंस कंपनियां हो गई जो इरडाई के जरिए रेगुलेटेड हैं, जो म्यूचुअल फंड जो आपका सेबी के जरिए रेगुलेटेड हैं, या आपके जो पेंशन फंड्स हैं जो पीएफआरडीए के जरिए रेगुलेटेड हैं, इन सब को आरबीआई ने अब एक बड़ी इजाज़त इस बात की दी है कि पहले जो जिस तरह से आपको 5% के ऊपर जैसे ही इन्वेस्टमेंट की आपका लिमिट जाती थी, उसके बाद आपको आरबीआई के पास भागना पड़ता था, अप्रूवल लेने पड़ते थे और वो तमाम एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करके रिजर्व बैंक से अप्रूवल मिलते थे। अब आपको एक बार सिर्फ परमिशन लेनी पड़ेगी 5% के जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। उसके बाद फिर अगर 10% तक भी इन्वेस्टमेंट आपका जाता है तो किसी तरह के अप्रूवल की, आरबीआई की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसका असर सीधे तौर पर बैंकों में जो इन जो संस्थागत निवेशक हैं इनकी शेयर होल्डिंग पर पड़ेगा। एक स्टेबल कैपिटल भी बैंकों को मिलना सुनिश्चित हो सकती है यहाँ से। ओके सर, तो किन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी ये भी जान लेते हैं। प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप की कंपनियों का हिस्सा जो उन्हें एक वन टाइम अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो कोई संस्था जो है सर संबंधित बैंक के जो अगर प्रमोटर ग्रुप से है, ग्रुप की कंपनी का हिस्सा है, तो उसे जो है वन टाइम अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब वन टाइम अप्रूवल कैसे मिलेगा ये भी जान लेते हैं। इसके लिए जो है निवेशक को आरबीआई के जो है प्रवाह पोर्टल पर जो है आवेदन करना होगा। आरबीआई आवेदन की जांच करेगा, सभी शर्तें पूरी होने पर मंजूरी मिलेगा। सर, अब जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकेंगे, ऐसा भी सिस्टम होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, 10% की कैपिंग तक आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और इसके ज़रिए आरबीआई ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जो एक बड़ा कंसर्न पैदा होता है कि क्या अब बैंकों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बैंकों की ओनरशिप बदल जाएगी जी। तो उसका भी आरबीआई ने वहाँ पर भी एक गार्ड रेल लगा कर रखी है कि साहब 10% से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकता। तो एक तरह से बैंकों की ओनरशिप का स्ट्रक्चर भी चेंज ना हो और बैंकों के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुल जाएं, इस दोनों का ख्याल आरबीआई ने रखा है। सर, अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या आरबीआई की निगरानी इन सब पूरे प्रक्रियाओं पर रहेगी या निगरानी खत्म हो जाएगी? नहीं, आरबीआई की निगरानी है डेफिनेटली। जब आरबीआई से आपको एक दफ़ा मंजूरी लेनी है
तो वो आरबीआई तब आपके सारी जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक से लेकर बाकी चीज़ें जो है उनको आरबीआई एक बार असेस करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई का रोल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ओके। लेकिन यह है कि एक बार का आपको अप्रूवल लेना, उसके बाद की जो बार बार की जो अड़चन है वो यहाँ आरबीआई जो बोटलनेक्स है उनको दूर करना चाहता है। मतलब आप कहना चाहते हैं पेपर वर्क जो है उसको कम करने की कोशिश की गई। चलिए, इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स जो हैं अक्सर जो है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव के हिसाब से जो है शेयर को जो है खरीदते बेचते रहते हैं। निवेशकों के पैसे आने जाने के अनुसार जो है उनकी होल्डिंग्स भी बदलती रहती है, तो ऐसे में उनकी हिस्सेदारी कई बार जो है 5% के ऊपर या नीचे जो है आ जाती थी। इसीलिए जो है ये तमाम मंजूरियों का जो प्रोसेस है अब उसको मान लीजिए पेंशन फंड है सपोज, उनको या म्यूचुअल फंड्स है, उनको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव हो गया है। अब गिने चुने बैंक हैं, लिस्टेड हैं जो और वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। जी। तो अभी ये है मौजूदा प्रावधान में कि साहब पहले आप आरबीआई के पास जाइए, वहाँ से चिट्ठी लेकर आइए, उसके बाद आप उस तमाम शर्तों को पूरा करते हुए तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अब इन जो संस्थागत निवेशकों के लिए ये आसान होगा कि वो बैंकों में अपना एक्सपोजर बढ़ा पाएँ। बैंक्स अगर इमर्जिंग है, या भारत में अगर आप पूरा का पूरा बैंकों का इमरजेंसी एक तरह से देखेंगे, भारत के बैंक बड़े बैंकों के बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में अब संस्थागत निवेशकों का एक आपका कहेंगे कि शेयर होल्डिंग वहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक्स अगर चाहेंगे अपना इक्विटी कैपिटल अगर रेस करना चाहेंगे, तो बैंकों के पास भी ये मौका होगा कि वो इन संस्थागत निवेशकों के जरिए अपना इक्विटी कैपिटल को रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चलिए सर, पूंजी हासिल कर सकते हैं। जी सर, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की बात हो रही तो पेंशन फंड्स से जुड़ा हुआ एक दो सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। कई बार जो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की थी, लाखों करोड़ रुपए का कॉर्पस है जिसको जो मैनेज करती है पेंशन फंड्स। बीच में आपने ही कहा था कि इन पैसों को जो है और बेहतर जगह अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो पेंशनर्स को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उस स्थिति में सर क्या कुछ बदलाव आया है? क्या अभी वो मंजूरी मिल गई कि आप जो है अपना जितना जो कॉर्पस है उसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा दें, गोल्ड ईटीएफ में लगा दें, या दूसरे जो है एसेट क्लास में लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले और आप उस रिटर्न को जो है नीचे पेंशन होल्डर्स को पास नहीं, ऑन कर देखिए सकें? एनपीएस के जरिए तो सरकार ने या पीएफआरडीए ने तमाम तरीके के जो बदलाव हैं उनको इजाज़त दी है। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने को लेकर जो ऑप्शंस हैं उन सब में बदलाव किया गया है। बाकी आपका जो पीएफ का पैसा है जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें जो अभी रूल हैं उन पे अभी तक कोई बदलाव इस तरह का नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह का एक प्रावधान है कि साहब इंडेक्स जो फंड्स हैं उनके जरिए आप इसमें मार्केट में सीधा पैसा लगा सकते हैं, तो वो व्यवस्था जारी रहेगी। उसके तहत बैंकों में इन्वेस्टमेंट को पेंशन फंड्स बढ़ा सकते हैं विचार। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या एचडीएफसी बैंक के 81 बॉन्ड विवाद, कोटक महिंद्रा बैंक में सामने आए 190 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए के मामले और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती से जुड़े गवर्नेंस के सवालों ने आरबीआई को बड़ा सबक दिया है? हम ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कामकाज में बड़े बदलाव किए। कहा जा रहा है कि बैंक बोर्ड छोटी छोटी रोजमर्रा की जो है फाइलों में समय बर्बाद करने की बजाय बैंक की स्ट्रैटेजी, रिस्क और गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब चूंकि ये मामला बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है और तमाम तरह की जो है फहरिस्त जो हम लोग सर डिस्कस करते आए हैं उस पर बड़ा अपडेट आया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। क्या आपसे यही सीधा सवाल है, इस तरह की जो दिक्कतें आ रही थी, खबरें आ रही थी नेगेटिव, जो आप कहते थे कि बैंकों की शाख पर जो है मतलब बड़ा खतरा देखने को मिल रहा था, वो अब दूर हो जाएंगी? नहीं, देखिए हम लोगों ने कई बार विशाल डिस्कस किया इस बात को, जब भी हम बैंकों की चर्चा की, और हाल के वक्त में कई बार बैंकों के संबंध में बातचीत हुई कि इन्वेस्टर्स का या डिपॉजिटर्स का, कस्टमर्स का बैंक्स के, उनका पैसा कितना सुरक्षित है। क्या कोई कस्टमर, कोई डिपॉजिटर आंख बंद करके अपने बैंक पर जिसमें वो पैसा डालता है उस पर भरोसा कर सकता है? और हाल के वक्त में अगर आप पिछले ही कुछ महीनों की अगर आप स्थितियां देखेंगे तो बार बार इस तरह के मामले आए जहां पर कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके मन में कई तरह के सवाल पैदा हुए। और तब सवाल ये भी पैदा हुआ, जिसको हमने भी डिस्कस किया, कि आरबीआई का रोल यहाँ क्या है?
क्या आरबीआई इन तमाम तरह की जो घटनाक्रम जो होते हैं इनको क्या प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्या रोक नहीं सकता? और उस कड़ी में ऐसा नहीं था कि रिजर्व बैंक इन तमाम चीज़ों में आंख बंद करके बैठा हुआ था। रिजर्व बैंक की कड़ी नज़र थी और इस तरह के उपाय, इसको इन तमाम जो घटनाएं हैं इनको किस तरह से रोका जा सकता है, इसको लेकर रिजर्व बैंक के मन में एक चर्चा पर चर्चा रिजर्व बैंक के अंदर चल रही होगी जरूर। उसी के तहत अब रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक बड़ा निर्देश दे दिया है। बैंकों से कहा गया है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक में अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा हुआ तो बोर्ड्स की भूमिका क्या हो, इसको लेकर कई सवाल उठे कि आखिर बोर्ड क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस के मसले पर, एथिक्स के मसले पर, इन तमाम चीज़ों पर बोर्ड्स का ध्यान नहीं जाता? बोर्ड जो है वो बैंकों के, वो क्या इन मसलों पर गौर नहीं करते? तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब आरबीआई ने बैंक्स को साफ तौर पर निर्देश दिया है। बैंकों को कहा गया है कि साहब आप, बैंकों से कहा गया है कि उनके बोर्ड जो है वो रोज़ाना के जो ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं बैंकों के, कितना पैसा जमा हुआ, कैसे जमा हुआ, या और छुटपुट जो चीज़ें हैं, उसको छोड़कर ज़्यादा ब्रॉडर आस्पेक्ट्स पर यहाँ पर अपना फोकस रखें। और 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहले नंबर पर चीज़ है आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बैंक में इस तरह के जो सीधे तौर पर ये दिखाई देता है कि एचडीएफसी बैंक का घटनाक्रम आरबीआई को उस घटनाक्रम में प्रभावित किया। मीटिंग्स मंगवाए थे, जो अगर बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके जितने भी जो मीटिंग्स थे वो जारी करने की बात कही थी। उसके बाद ओवरसाइट, तमाम मसले ऐसे आए जिनमें ये जाहिर हुआ कि बैंकों की नज़र ही नहीं थी कि उनके ब्रांच में या दूसरे जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें चल क्या रहा है। बैंकों में बड़े बड़े गड़बड़ियाँ सामने आई और ऐसा लगा कि बैंक शायद ना तो ऑडिट कर पा रहे हैं, ना ओवरसाइट या कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने कर्मचारियों पर। इस फेरा में सर कितने आईएएस अफसर जो हैं वो नप गए। बिल्कुल। तो अब दूसरी चीज़ आरबीआई ने ये कही है कि साहब आप अपने ओवरसाइट को, बोर्ड जो है वो बैठकर ये देखेगा और ये तय करेगा कि बैंकों के ब्रांचेस में क्या गड़बड़ियां हो रही, तो उनकी मॉनिटरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है जी। तो इस तरह के कई जो मसले हैं। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है कि बैंक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए काम करें, ना कि शॉर्ट टर्म और डे टू डे बेसिस की चीज़ों को देखें विचार। चलिए सर, आपने 2-3 जो पॉइंट्स थी वो बता दी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंकों की जो है वित्तीय जो है वो मजबूती कैसे बनी रहे, इसको भी समझने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट सर, ग्राहकों और निवेशकों के हितों की कैसे सुरक्षा की जा सके, इसको भी जो है अब ध्यान में देखना होगा। तो सर और क्या क्या इनपुट्स इसमें से आते हुए दिख रहे हैं, ये भी हम आपसे समझने की देखिए, जैसे एक बात आपने रिस्क मैनेजमेंट की कही, बोर्ड्स को देखना होगा कि आपके जो बैंक का ओवरऑल जो कामकाज है, क्या वहाँ पर एनपीएस डेवलप हो रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्या लोन में आपके डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे हैं, क्या स्लिपेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, ये बोर्ड को तय करना है। तो बेसिकली बैंकों को ये बताया गया है कि साहब आपके बोर्ड किस तरह से काम करें, ये पूरे के पूरे दिशा निर्देश आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड्स को दिए हैं। इसके अलावा सर इसमें 1-2 पॉइंट और अगर ऐड कर दें, जिस तरह से अभी जो बाहरी की जो चुनौती आ रही है, माइथोस का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बैंकिंग सिस्टम में जो जिस तरह से सेंधमारी की बात कही जा रही थी कि बिना कुछ किए वो आपके पूरे सिस्टम का लूप होल जान जाएगा, उसको पेनिट्रेट करेगा और सब कुछ जो है तहस नहस कर देगा, या आपके साथ जो है ब्लैकमेलिंग हो सकती है। तो इन सब मामलों पर भी जो है अब देखा जाएगा, सुना जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये और इस चीज़ को तो आरबीआई के साथ साथ सरकार खुद इस चीज़ पर पैनी नज़र रखे, और सरकार ने बैंकों को बोला है कि साहब आप अपने जो आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ज़रिए बैंक आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके ज़रिए पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है, वहाँ आप कितने मजबूत हैं इस माइथोस के या दूसरे किसी एआई के रिस्क को संभालने के लिए। डिपॉजिटर्स के लाखों करोड़ों रुपए जो बैंकों में जमा हैं, वो किस तरह से सिक्योर रखे जा सकते हैं। एक बात ये भी आई कि बैंकों के पास एक किल बटन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका कोई एआई मॉडल आपको ब्रीच करता है या कोई एआई मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ज़रिए किसी तरह का लॉस या रिस्क पैदा होता है, तो आप उसको, उस प्रोसेस को इमीडिएटली रोक सकें, अबॉर्ट कर सकें, उसके लिए एक किल स्विच आपके पास
बैंकों के पास रहे, ये सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। चलिए, एक दो और सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर भी बड़ी असमंजस रहती है, अनसर्टेनिटीज़ वहाँ भी रहती है। देखिए, देश की जो आधी आबादी है सर, आधी से अधिक 60% जो पॉपुलेशन वो एग्रीगेरियन है, यानी जो गांव देहात में रहता है। और वहाँ अगर पेनिट्रेशन की बात की जाए तो बैंकिंग सिस्टम तो वहाँ मौजूद है, तमाम सरकारी बैंक भी, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, लेकिन वहाँ कोऑपरेटिव बैंकों का चलन थोड़ा ज़्यादा है। लोग बढ़ चढ़ कर डिपॉजिट्स करते हैं और बेटी की शादी हो या तमाम बड़े जो है अपने जो मनोकामना जो उनको पूरी करनी हो उसके लिए अपने पैसे बैंकों में जमा करते हैं। वहाँ जब ये फ्रॉड वाली बात सामने आती है सर कि अब आप इतना पैसा ही निकाल पाएंगे, बड़ी जो है इस पर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और 150 से अधिक जो NBFCs पर जो है RBI ने जो डंडा चलाया है सर, वहाँ क्या इन खबरों के आने के बाद क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? वहाँ स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगी? नहीं, NBFCs और आपका जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए RBI ने हाल में ही कई नियम उतारे थे। और अगर आप पिछले 1.5-2 साल के पीरियड को देखेंगे तो मेरा अंदाज़ा 6 से 7 कोऑपरेटिव बैंक्स पर RBI का कड़ा एक्शन भी देखा गया है। कई बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए, कई बैंकों पर RBI ने टेक ओवर किया, कई बैंकों को कामकाज करने से पूरी तरह से रोक दिया कि ना तो आप डिपॉजिट ले सकते, ना किसी तरह की लाइबिलिटी ले सकते। तो RBI की नज़र ऐसा नहीं है कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की जो गड़बड़ियां हैं होने की वो गुंजाइश दिखाई देती है और वहाँ पर इस तरह के मामले भी ज़्यादा आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। लास्ट जो बैंक कोलैप्स हुआ वो भी एक कोऑपरेटिव बैंक ही था महाराष्ट्र का। तो उन पर भी RBI की नज़र है और ये जो बोर्ड के फैसले हैं ये सीधे तौर पर इन तमाम जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन पर भी समान रूप से लागू होंगे विशाल। तो चलिए सर, इन कदमों से अब देखने और सुनने को मिलेगा कि देश का जो है क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से 17.7% की दर पर बढ़ रहा है और डिपॉजिट ग्रोथ जो है 12-12.5% के आसपास है, उसमें कुछ अमूलचूल बदलाव दिखे, लोगों के जो है वो मनोबल बढ़े। हाँ, ये देखिए ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश RBI की ये एक्सरसाइज हो सकती है कि जहाँ पर जो आम लोग हैं जिनका बैंकों पर भरोसा गड़बड़ाया हाल की घटनाओं को देखकर, उनका भरोसा फिर से बहाल हो, बैंकों का कामकाज ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मसलों पर ज़्यादा गौर किया जाए। ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दरअसल बोर्ड्स की ही यहाँ पर होती है विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या 5G लॉन्च करना आसान था लेकिन उससे कमाई करना मुश्किल साबित हो रहा है? करोड़ों रुपए खर्च करके देश भर में 5G नेटवर्क बिछाने वाली एयरटेल ने अब खुद माना है कि 5G शुरू होने के करीब 4 साल बाद भी उससे जो है उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हो पा रही। आखिर क्यों? ग्राहक जो है 5G इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कंपनियों की कमाई नहीं बढ़ रही। एयरटेल अब इस चुनौती से निपटने के लिए क्या नई स्ट्रैटेजी बना रहा है? और अगर ये समस्या अगर मान लीजिए एयरटेल एक टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ है तो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे की स्थिति क्या है, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये होगा कि 5G क्या सही में काम कर रहा है? सर, पहले ये भी बताइएगा। नहीं, 5G को लेकर लोगों में इस तरह की दिक्कतें बार बार लोग करते हैं कि साहब 5G का प्लान है उनके पास लेकिन सर्विस 4G से भी बदतर है, लद्दर है, मिलती है। नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, ये लगातार जो कस्टमर्स की इश्यूज़ हैं वो लगातार सामने आते हैं। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका तर्क दूसरा है। टेलीकॉम कंपनियां दूसरे एक उससे परेशान है समस्या से, और वो ये है कि साहब लंबा चौड़ा पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लंबा चौड़ा कर दिया, लेकिन 5G से उस तरह से कमाई नहीं हो रही जिस तरह से कमाई उनको होनी चाहिए थी। और तब जबकि हम अगले कुछ वर्षों में 6G की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपनियों का ये स्ट्रगल एक बड़े चैलेंज को विशाल दिखाता भी है कि क्या वाकई 5G पर किया गया कंपनियों का जो केपेक्स है वो बेमानी साबित हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या कंपनियां आने वाले वक्त में 6G पर हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगी या वेट करेंगी कि जब तक यहाँ 5G पर वायबिलिटी नहीं निकल कर आती तब तक 6G में या और दूसरा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है या जो नेटवर्क को बेटर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उससे कंपनियां हाथ रोके रहेंगी। चलिए, 5G से कमाई क्यों नहीं हो पा रही है, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ ये दिया जा रहा है कि 5G का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है सर कि एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड ग्राहकों और कुछ प्रीपेड ग्राहकों को जो है बिना अतिरिक्त शुल्क के 5G डेटा दे रही थी। ऐसे में ग्राहक 5G का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कंपनी को उससे अलग से कमाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं लोग देना चाह रहे हैं सर अधिक पैसा?
नहीं, कंपनी देखिए खुद अपने जो प्लान हैं, यहाँ ये बात समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं दे रहे। कंपनी ने जो अपने प्लान्स उतारे, लोग तो उन्हीं को दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पैसा दे रहे हैं। कंपनी ने कहा कि साहब 349 रुपये के प्लान में आपको 5G नेटवर्क अनलिमिटेड, आपको कॉल्स SMS की सर्विस मिलेगी, 5G का आपको 2GB डेटा मिलेगा, 2GB या 1.5GB डेटा मिलेगा। इस तरह के तमाम कंपनियों के प्लान इसी तरह के आसपास हैं। अब ये कंपनी ने ऑफर किया, ये प्लान जनता ने तो बनाए नहीं, आम लोगों ने प्लान कंपनी ने बनाए। लोगों के लिए तो सिर पर आफत तब भी है जब आपने 2024 में 25% दाम बढ़ा दिए और आप एक और कीमतों को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। महीने का प्लान 28 दिन में बेच रहे हैं, 2 दिन बचा बचा के 12 महीने होते हैं एक साल में, 11 महीने का ही जो हम लोग रिचार्ज करा पाते हैं, 1 महीने का अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। तो कंपनियों ने देखिए किया क्या विशाल, कंपनियों ने कहा कि हम आपको 5G की सर्विस दे रहे हैं एक एक्सपीरियंस के तौर पर, और इस एक्सपीरियंस को जब आपको अच्छा लगेगा तो आप 5G के प्लान ही लेंगे। और आप देखिए स्मार्टफोन की बिक्री के नंबर भी देख लीजिए, स्मार्टफोन्स में अब जो बिकने वाले हर 10 में से आप, मैं ये मानता हूँ 6 या 7 फ़ोन ऐसे होंगे जो 5G कंप्लाइंट हैं या 5G से चलने वाले फ़ोन हैं। तो जब कस्टमर 10,000 और 5G से चलने वाला कोई भी फ़ोन, मुझे लगता है कि 9-10 हज़ार से कम की रेंज का होगा भी नहीं, सबसे कम दाम वाला, है ना। अब जब लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या लोग 5G के लिए जो सिम में जो सिम के साथ आपका प्लान आ रहा है, क्या उसको नहीं देना चाहते? तो ऐसा नहीं है, कंपनियों ने अपने प्लान उतारे और उसमें अपनी वायबिलिटी देख के प्लान उतारे। अब आप किसी मोर्चे पर आकर ये बोलें कि साहब मैंने तो 43,000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम को खरीदने पे खर्च कर दिए और उसके बाद 5G का पूरा नेटवर्क तैयार किया और अब मुझे उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो ये इस तरह के तर्क मुझे लग रहा है कई मायनों में बेमानी टाइप के या इरेशनल टाइप के तर्क ये हो जाते हैं। आपने सही कहा सर, 43,084 करोड़ के आसपास एयरटेल ने जो है पैसे लगाए हैं स्पेक्ट्रम नीलामी में, और जियो की बात की जाए तो 88,078 करोड़ रुपए के आसपास का जो है स्पेक्ट्रम खरीदा था, इसलिए जायज़ हो जाता है। लेकिन कंपनियां भी जर ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऐसा नहीं कि पेसिमिस्ट हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि भविष्य में मौके हैं। कहा जा रहा है जैसा कि आपने एक तर्क दिया कि 5G स्मार्टफोन्स की जो है वो बिक्री तेज होती हुई दिख रही है, डेटा का कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोगों को जब आदत हो जाएगी, एडिक्टिव हो जाएगी। ये तर्क क्या बताता है जी, किसी भी कंपनी का हो, बिना कंपनी की किसी का नाम लिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो तर्क हैं ये बताते हैं कि कंपनियां किस हद तक डेस्परेट हैं अपने रिचार्ज के प्लान्स को के दाम बढ़ाने के लिए। या तो आप प्रीमियम सर्विसेज लीजिए, जैसा एयरटेल ने एक उतारा फास्ट लेन करके, पहले उसका नाम कुछ और था, तो या तो आप उनकी स्पेशलाइज्ड सर्विस लीजिए जिसके लिए ज़्यादा पैसा दीजिए, प्रीमियम प्राइसिंग पर बेस्ड सर्विसेज को लीजिए, और या फिर आप जो है उसमें आप सब स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए तैयार रहिए। तो कंपनियां सीधे तौर पर तर्क ये बना रही हैं कि किसी भी हालत में उनको इस साल की दूसरी छमाही में एक बड़ा टैरिफ हाइक चाहिए, 15 से 20 उसके लिए चाहे फिर 5G का में हो रहे लॉस की बात हो, या आरपू के न बढ़ने की बात हो, या आपके नेट जो कैपेक्स तभी होगा जब हमको साहब कमाई होगी, या फिर ये तर्क हो कि साहब दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा और वॉइस जो है वो भारत में है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी यही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम डेटा लोग कर रहे हैं और पैसे देते नहीं हैं। एग्जैक्टली सर। और ये भी कहा जा रहा है सर कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA भी जो है कहा जा रहा है कि एक बड़ा मौका है जहाँ से जो भविष्य में जो है कमाई होने की उम्मीद की जा सकती है। अब सर कस्टमर्स भी बड़े अच्छे तादाद में हैं। एयरटेल की अगर बात की जाए तो करीब 9 करोड़ जो है ग्राहकों को इन्होंने जो है प्रीपेड से पोस्टपेड प्लान में इनको लाया है, और ये लक्ष्य भी है सर आगे करने के लिए। लेकिन फीचर फ़ोन यूज़र्स भी एक बड़ा मौका है, ये भी देखने को मिल सकता है सर कि उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। ये लोग यहाँ देखिए, एयरटेल के अगर आप टोटल यूजर्स का नंबर देखेंगे तकरीबन 50 करोड़ बैठता है, 55-56 करोड़ यूजर्स जो है वो आपके जियो के हैं और सबसे ज़्यादा नंबर के साथ। तो 50 करोड़ के आसपास जो यूजर हैं उसमें अगर 9 करोड़ ही आपके पोस्टपेड के यूजर हैं, तो ये एक आपका लाया जाएगा जो नंबर जो है वो उतना बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं है। कंपनियाँ, ज़्यादातर कंपनियाँ ये चाहती हैं कि आप उसके जो यूजर्स हैं वो प्रीपेड की जगह पोस्टपेड यूजर्स हों,
जो एक स्टेबल और ज़्यादा कमाई कंपनियों को मुहैया और आपने मनी सेंटर में मुझे याद आ रहा है सर कि एयरटेल की जो आरपू जो बढ़ी हुई इसलिए भी आती है क्योंकि उसके पास लॉयल कस्टमर्स है और हाई पेड कस्टमर्स है, प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनकी संख्या तादाद ज़्यादा है। तो जिस तरह से जो ट्रांजिशन है 9 करोड़ लोगों को प्रीपेड से पोस्टपेड में लाना, तो अब फीचर फ़ोन वाले पे कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? फीचर फ़ोन को इस्तेमाल करने वाली संख्या भी ज़्यादा है लोगों की, तो अगर वो लोग भी अगर आएंगे सिस्टम में, तो 4G 5G में अगर आएंगे देखिए भारत के लिए 150 करोड़ लोगों की आबादी वाले मुल्क में फ़ीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद है ठीक ठाक, और इस वजह से है क्योंकि लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। और या एक बात आप ये भी मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको डेटा की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य फ़ोन चाहिए ताकि किसी से बात हो जाए, किसी को मैसेज किया जा सके। लेकिन बड़ी आबादी धीरे धीरे स्मार्टफोन पर शिफ्ट होती जा रही है, और भारत जैसे बड़े देश में आप ये मानकर चलिए कि एक बड़ा मौका टेलीकॉम कंपनियों के लिए है, चाहे ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कराना हो, चाहे आपका मोबाइल पर इंटरनेट और वॉइस सर्विसेज मुहैया करानी हो। चलिए, तो आगे एक और सवाल आपसे प्रोफेसर पूछ लेते हैं कि 10 से 15% की हाइक की हम लोगों ने बात की थी, आज से 10 से 15 दिन के पहले का अगर मनी सेंटर की बात की जाएंगे तो उसका क्या अपडेट है सर? अब तो चुनाव भी सब खत्म हो गए हैं, अब आगे जो है क्या हाइक के लिए तैयार है? नहीं, हाइक दूसरी छमाही में, यानी अब से लेकर दिसंबर तक कभी भी टैरिफ हाइक हो सकती है, ऐसे तमाम एनालिस्ट, तमाम एक्सपर्ट इस बात को बार बार कह रहे हैं। कंपनियां कब इस चीज़ का फैसला करेंगी, क्या कंपनियां तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं इनके ज़रिए इस बात को कहना चाहती हैं कि आप तैयार रहिए, कब ये हाइक जो है वो अब इमिनेंट है, अब ये हाइक आपका होने वाला है, मोबाइल सर्विसेज के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो हो सकता है कंपनियां जल्द इस बात का, क्योंकि पिछली बार भी जब हाइक हुआ था तो जुलाई अगस्त के महीने में विशाल टैरिफ हाइक हुआ था 2 साल पहले। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखती रहिए मन नहीं।